नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज आपका 30 सितंबर है और आज से फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे से डेली लाइव क्लास चलने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क इश्यू हो गया, जिसकी वजह से इस वीडियो को आप रिकॉर्डिंग मोड में जो है वो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डेली जो है शाम को 7 बजे फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ईएसआईसी फार्मासिस्ट या फिर किसी भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए आप तब तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सही नहीं कर सकते हैं, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो ऐप पे जो है जो भी क्लासेस चली हैं वहाँ पे कंप्लीट जो है वो आपको थ्योरी प्रिपेयर कराया गया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस हैं, साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो सिलेबस हैं, और इसके अलावा भी जो भी आपके थोड़ा सा सिलेबस होता है बी फॉर्म का, जहां से कभी कभी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी जो है आपको ऐप पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और जो एम्स फार्मासिस्ट बैच चल रहा है, ठीक है, एम्स फार्मासिस्ट बैच जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐप पे, और उस कोर्स में जाके आपको एनरोल कर लेना है। और देखिए आप इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको पेड कोर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। आपको पेड कोर्स में जाना है तो वहां पे आपको दो कोर्स देखने को मिलेगा, एक आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का है और एक आपका है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का। ठीक है, तो जो आपका एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का है उस पर आपको क्लिक करना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है और आप ऐप में जो है वो यहाँ पर कोर्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो सभी आपके ईएसआईसी 2019 फार्मासिस्ट एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ईएसआईसी ने अंतिम बार जो है वो 2019 में वैकेंसी निकाली थी और अभी जो है वो हम 2019 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बिस्मथ सब, ठीक है, बिस्मथ सब कार्बोनेट जो है ये क्या होता है। ये आपका यहाँ पर डायूरेटिक है, बिल्कुल नहीं है। एडजॉर्बेंट है, बिल्कुल है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा लैक्सेटिव नहीं होता है, डायूरेटिक नहीं होता है और ये हमारा एंटासिड भी नहीं होता। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो आपका टॉपिक है इसको ऐप पर कराया गया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में जो है वो आपको एडजॉर्बेंट और एस्ट्रिंजेंट का जो है वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन कराया गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से पूछा गया है। अब देखिए एस्ट्रिजेंट्स क्या होते हैं। एस्ट्रिजेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पे प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर देते हैं और इनको जो है इनका टॉपिकल यूज भी जो है वो यहाँ पर किया जाता है और इनको इंटरनली भी जो है वो यहाँ पर लिया जाता है, शरीर के अंदर भी लिया जाता है और इनको स्किन पे भी जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो दिया गया प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो देखिए एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, इनका काम एडजॉर्ब करने का होता है। ठीक है, इनका काम जो है एडजॉर्ब करने का होता है। ये अपने सरफेस पे टॉक्सिन हो गया, केमिकल्स वगैरह हो गया, पॉइजन हो गया, उसको जो है वो यहाँ पर ये इसको एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखा गया कि एडजॉर्ब इंटेस्टाइनल टॉक्सिन बैक्टीरिया एंड गिव ए प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसी को हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए फटाफट से जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रिंजेंट्स का जो है वो यहाँ पर यूजेस लिखा गया, तो उनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर डायरिया के ट्रीटमेंट में, साथ में ब्लीडिंग को रोकने में, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को कम करने में, ठीक है, पसीना रोकने में, टू डिक्रीज स्वेटिंग, और ठीक है, और टू प्रमोट हीलिंग प्रोसेस। एस्ट्रिंजेंट्स ऑल्सो पजेज डिओडोरेंट प्रॉपर्टी, तो जो भी आपके यहाँ पर परफ्यूम वगैरह आता है, डीओ वगैरह आता है, उसमें जो है वो एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम ऑफ, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी को हम विटामिन के कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि ऐसा विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 ऐसे विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था।
अब देखिए जो आपका यहाँ पर विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर दो तरह का होता है, एक आपका हो गया विटामिन K1, इसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं और ये हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, ठीक है, ये हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और एक हमारा होता है विटामिन K2, इसको हम कहते हैं मेनाक्विनोन कहते हैं और ये हमें मिलता है एनिमल से मिलता है, एनिमल से मिलता है और ये हमें बैक्टीरिया से मिलता है। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन के है जो कि केवल बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है, केवल बैक्टीरिया के द्वारा जो है उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बैक्टीरिया। तो विटामिन जो आपका K2 होता है ये जो है केवल इसको जो है वो यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन K1 और विटामिन K2 जो है वो हमारे विटामिन के जो है वो यहाँ पर पार्ट होते हैं या फिर कहें कि अलग अलग जो है इसके रूप होते हैं, ठीक है। तो फाइलोक्विनोन जो है वो आपका विटामिन के है, ठीक है। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एमाइनो एसिड कंसीडर्ड एज लाइपोट्रोफिक फैक्टर, तो ऐसा कौन सा एमाइनो एसिड है जिसको कि लाइपोट्रोफिक फैक्टर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर एमाइनो एसिड्स होते हैं, जब यहाँ पे ढेर सारे एमाइनो एसिड यहाँ पे मिल जाते हैं तो उसी को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो आपका चेन होता है ये बहुत सारे एमाइनो एसिड से मिल के बना होता है, ये भी आपका बायोकेमिस्ट्री में जो है ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि लाइपोट्रोफिक फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइपोट्रोफिक फैक्टर का एग्जांपल हो गया कोलिन हो गया, बेटिन हो गया और मैथियोनिन हो गया। अब देखिए यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो आपके यहाँ पर मैथियोनिन होता है ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, यानी कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, वो है आपका मैथियोनिन। साथ में ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ये हमारे शरीर के अंदर बनता नहीं है, इसका सिंथेसिस हमारे शरीर में होता नहीं है, हमको इसको अपने डाइट के माध्यम से, हमको इसको अपने आहार के माध्यम से अपने शरीर में लेना होता है, इसकी वजह से हम इसको एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ड दिया गया, क्या वर्ड दिया गया है, लाइपोट्रोफिक फैक्टर दिया गया। तो लाइपोट्रोफिक फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो करते हैं, ठीक है। तो लिखा गया कि दीज कंपाउंड रेफर टू लाइपोट्रोपिक एजेंट्स प्रमोट द फ्लो ऑफ फैट एंड बाइल टू एंड फ्रॉम द लीवर। तो ये यहाँ पर ऐसे फैक्टर होते हैं बेसिकली जो कि हमारे लीवर के फंक्शन को अच्छा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कोलिन हो गया, बेटिन हो गया और मैथियोनिन जो है ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लाइपोट्रोफिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि है मिथियोनिन, जिसमें कि सल्फर पाया जाता है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। तो जिस तरह इंसानों में हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनका अलग अलग काम होता है, ठीक उसी तरह जो भी आपके यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी जो है वो आपको हार्मोन देखने को मिल जाएंगे, उनको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। और इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को जो है, ठीक है, वो यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है। तो दिया गया एनाबिनेज, जिबरेलिन, खैलिन और जेंटिसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, जिबरेलिन, इसके बारे में आपने हाई स्कूल में भी जो है वो आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किया है तो वहां भी जो है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी प्लांट के ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। इनको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, या फिर हम इनको प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी इनको कहा जाता है। इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हम इसको शॉर्ट में पीजीआर भी कहते हैं। ये यहाँ पर दो तरह के होते हैं, पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि यहाँ पर ग्रोथ को जो है, ठीक है, ये प्लांट के ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करने का काम करते हैं, उसे बढ़ाने का काम करते हैं। और एक आपका होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि जो कि प्लांट के ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं, उसे रोकने का काम करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया, ये जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। ये यहाँ पर पेड़ पौधे को, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है।
उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ गया एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, ये प्लांट के ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। साथ में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपके यहाँ पे एथाइलिन होता है ये प्रमोटर भी होता है और ये आपका प्लांट का इनहिबिटर भी होता है। ठीक है, तो ये प्रमोटर और यहाँ पर इनहिबिटर दोनों का जो है वो काम करता है। कौन सा हार्मोन है, उसका नाम है एथाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाकायदे जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिल रहा है, इसके साथ में एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है फार्माकोग्नोसी से। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है फार्माकोग्नोसी से। और देखिए जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का फार्माकोग्नोसी है उसमें आपको टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका बी फॉर्मूला आपका यहाँ पे फार्माकोग्नोसी है, फाइटोकेमिस्ट्री, उसके अंदर टॉपिक दिया गया है, वहाँ पे जो है ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट का जो ऐप है वहाँ पे एम्स बैच में आपको एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि मिलानिन जो है वो किससे बनता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर मिलानिन होता है जो कि हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है, कौन व्यक्ति काला होगा, कौन व्यक्ति सांवला होगा, कौन व्यक्ति गोरा होगा। ठीक है, उसको डिसाइड करने का जो काम है वो यहाँ पर मिलानिन करता है। तो ये किस अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, मिलानिन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। तो लिखा गया है मिलानिन डेराइव्ड फ्रॉम एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन। ठीक है, तो जब यहाँ पे टायरोसिन अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, इससे हमारा मिलानिन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। चलिए हम फटाफट से जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। द सॉल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से। रेडियो फार्मास्यूटिकल चैप्टर का नाम है, रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो चैप्टर का नाम है और इसमें आपको एक ही कंपाउंड पढ़ना था जो कि था आपका बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ठीक है, तो BaSO4 जो इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर एक्सरे मिल के रूप में, बेरियम मिल के रूप में जो है उसका यहाँ पर किया जाता है। जब यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जब हमारे पेट वगैरह का जब एक्सरे लिया जाता है तो उस समय जो है वो बेरियम सल्फेट पेशेंट को पिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर ये आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के रेडियो फार्मास्यूटिकल चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लिखा गया है कि बेरियम टेस्ट आर यूज टू एग्जामिन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूजिंग व्हाइट पाउडर कॉल्ड बेरियम सल्फेट। दिस पाउडर कैन बी सीन ऑन एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे, तो जब यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT का एक्सरे निकाला जाता है तो यहाँ पे जो है वो बेरियम सल्फेट जो है वो यहाँ पर उस व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका HAP का क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ये आपका एडवांस लेवल का जो है थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। ये आपको MBBS वगैरह में जो है वो आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, या फिर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री की बुक में जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है। तो लिखा गया है कि यहाँ पर कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, संघनन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन को हिंदी में हम संघनन कहते हैं। तो क्रोमैटिन और यहाँ पर श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो जो हमारे सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो जब यहाँ पर सिकुड़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, जो आपके यहाँ पर सेल है उसकी डेथ हो जाती है। सेल जो है वो यहाँ पर मर जाती है, क्योंकि देखिए जो भी आपकी सेल है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है, वो आपका न्यूक्लियस करता है। तो इस वाली घटना को इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कैरियोहेक्सिस, फायोनोसिस, ठीक है, और कैरियोलाइसिस और ऑटोफैगी। ठीक है, तो ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। जब सेल खुद को खाने लगती है उसी को हम ऑटोफैगी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम इस चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके यहाँ पर नॉर्मल सेल है और आपको यहाँ पर नॉर्मल जो है वो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है, केंद्रक आपको दिख रहा है और केंद्रक के अंदर जो है वो आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो आपके यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो लिखा गया है पाइक्नोसिस में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर श्रिंकेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पर नॉर्मल शेप में जो है वो आपके यहाँ पर न्यूक्लियस था और यहाँ पे जो है वो यहाँ पर सिकुड़ गया, इसी को हम कहते हैं पाइक्नोसिस कहते हैं। उसके बाद दिया गया कैरियोहेक्सिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है,
टूटना या फिर नष्ट होना। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। तो देखिए जो आपके यहाँ पर न्यूक्लियस था ये जो है वो यहाँ पर टूट के जो है वो यहाँ पर बिखर गया, इसी को हम कहते हैं कैरियोहेक्सिस कहते हैं। और कैरियोलाइसिस, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड दिया गया लाइसिस का मतलब क्या होता है, क्षय होना, ठीक है। तो लाइसिस का मतलब होता है क्षय होना। तो इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस ही जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों टर्म जो है वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फाइनोसिस जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया फार्माकोग्नोसी से ऐसा कौन सा नेचुरल एल्कोलॉइड है जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉलचिसिन, जो कि हमें मिलता है कॉलचिकम आर्टुमिनिल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फार्माकोग्नोसी से पूछा गया है। इसका हम यहाँ पे सोर्स देख लेते हैं। तो ये हमें मिलता है बीजों से मिलता है, सीड से मिलता है। और इसके यहाँ पर बॉटनिकल नेम है कॉलचिकम आर्टुमिनिल, इसकी फैमिली है लिलिएसी और इसके अंदर कॉलचिकिन पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो गाउट और रिमेटिक में जो है वो किया जाता है, यानी कि जोड़ों के दर्द में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उनको ट्रीट करने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। इसके बारे में हमने एक डिटेल से मैंने ऐप पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्लासेज में हमने एक एक शेड्यूल के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो शेड्यूल एच होगा नहीं, शेड्यूल एच के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बचता है शेड्यूल एफ, शेड्यूल एफ सेकेंड और शेड्यूल एफ थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका शेड्यूल एफ होता है ये आपका ब्लड बैंक को चलाने के लिए जो है वो दिया गया है। दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग ए ब्लड बैंक। तो अगर आप एक ब्लड बैंक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर शेड्यूल एफ के अंदर जो भी यहाँ पर नियम कायदे दिए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इसका फिर से जो है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, शेड्यूल F1, शेड्यूल F2 और शेड्यूल F3, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर शेड्यूल F1 है ये आपका जुड़ा हुआ है वैक्सीन से, जो आपका शेड्यूल F2 है ये आपका जुड़ा हुआ है सर्जिकल ड्रेसिंग से, और जो आपका शेड्यूल F3 है ये आपका जुड़ा हुआ है अम्बेलिकल टेप से। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया होगा। और शेड्यूल एच क्या है, शेड्यूल एच के अंदर ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनको कि आप रिटेल में फुटकर में बिना किसी MBBS डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के आप पेशेंट को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो है हमारा शेड्यूल F2, ठीक है। शेड्यूल F2 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेट्रोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी नाम का जो है वो चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं इनको हम ऑटोट्रॉपिक में और हेट्रोट्रॉपिक में जो है वो हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, तो ये आपका तो ये क्लासिफिकेशन आपका किया गया है एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही है। और देखिए जो आपके यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इनको जो है उनको जो है इनको बनाया जो है इनको यहाँ पर फूड चाहिए, खाना चाहिए। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच इज लिविंग ऑफ डेड, ठीक है। तो ये अपना जो है वो यहाँ पर खाना खुद नहीं बनाते हैं। और जो भी आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनसे कि बीमारी होती है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स और कार्बन on the basis of energy source and carbon bacteria are divided into two classes autotrophic और heterotropic, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स के ऊपर और कार्बन सोर्स के ऊपर जो है वो हम यहाँ पे बैक्टीरिया को ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक में जो है वो हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं इनको एनर्जी सोर्स के ऊपर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऐसे जो है वो कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, डिप्लोमा इन फार्मेसी का ये आपका सब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन का भी जो है वो हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये वाला कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट टिट्रेशन होता है और इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा टिट्रेशन किस केस में जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का टिट्रेशन जो है वो किससे किया जाता है। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको यहाँ पर दिख रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का टिट्रेशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रेडॉक्स टिट्रेशन से जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का असे जो है वो किया जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया और इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टिट्रेशन ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे, ठीक है, रेलवे फार्मासिस्ट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है इसका टिट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टिट्रेशन मेथड से जो है वो किया जाता है। तो इस पूरे टेबल को जो है वो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, इस पूरे कंटेंट को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। व्हेन द एनास्थीसिया इज इंजेक्टेड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज। तो जब यहाँ पर एनास्थीसिया को हम कहते हैं बेहोशी करने वाली दवा, ठीक है। तो जब इसको सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिया जाता है तो इस कंडीशन को या फिर कहें कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है वो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं इनको जो है वो डायरेक्टली इंट्राथिकल स्पेस या फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पाइनल एनेस्थीसिया। और जो आपके यहाँ पर बाकी के एनेस्थीसिया हैं उनके बारे में भी जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आपका दिया गया है एपिड्यूरल जो है इसको जो है वो स्पाइनल नर्व के, ठीक है, स्पाइनल नर्व के चारों तरफ जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद दिया गया लोकल एनेस्थीसिया इनफिल्ट्रेशन। तो इसका जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है डेंटल प्रोसीजर में, यानी कि जब यहाँ पर दांतों वगैरह को उखाड़ा जाता है या फिर छोटी मोटी यहाँ पर स्किन सर्जरी की जाती है उस समय इसको दिया जाता है। और दिया गया लोकल एनास्थेटिक्स एजेंट्स जो होते हैं इनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर स्किन वगैरह पे जो है या फिर कहें कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो है वो किया जाता है। इसमें आपका नाक हो गया, थ्रोट हो गया, गला हो गया, लैरिंग्स हो गया, यूरिथ्रा हो गया और कंजक्टाइवा ऑफ आई हो गया। तो इन सभी कंडीशन में जो है वो टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी कि लोकल एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी सही आंसर हमने निकाल लिया। चलिए तो लगता है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो इस केस में जो है वो बेरियम सल्फेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। क्रोमोन्स आर आइसोमेरिक विथ, जो आपके यहाँ पर क्रोमोन्स होते हैं ये किसके जो है वो आइसोमेरिक होते हैं। तो ये आपके काउमेरिन के जो है ये आपके आइसोमेरिक होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका शायद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रोमोन जो हैं ये आपके बेंजोपायरन के जो है वो यहाँ पर डेरिवेटिव होते हैं और ये किसके आइसोमर होते हैं, काउमेरिन के जो है ये आइसोमर होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका HAP से पूछा गया है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पूछा गया। चैप्टर का नाम है सेल और इसमें आपने सेल डिवीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फेज है माइटोटिस का जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इस फेज का नाम है प्रोफेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर सही है कि प्रोफेज में जो है वो हमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप में हमें विजिबल दिखते हैं। तो प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज जो है वो यहाँ पर माइटोटिस का जो है ये आपका यहाँ पर पहला फेज होता है, ठीक है। और क्या लिखा गया है कि कॉम्प्लेक्स DNA और प्रोटीन जो होते हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियस में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको कि हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन जो है उसकी यहाँ पर कॉइलिंग हो जाती है, उसका जो है वहाँ पर इस तरह जो है वहाँ पर कॉइल बन जाता है और इसका साइज जो है वो यहाँ पे बढ़ता जाता है और इसमें जो है क्रोमोसोम्स हमें क्लियर दिखाई पड़ते हैं, विजिबल होते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो सिंगल पीस DNA के जो है वो बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डेराइव्ड मेडिएटर फॉर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो सूजन होने के लिए जो है इसमें से कौन सा ऐसा जो कि यहाँ पर
यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कि सेल डेराइव्ड मेडिएटर नहीं है, यानी कि ऐसा यहाँ पर एजेंट जो कि यहाँ पे सेल से निकलता है, सेल से बनता है, कोशिका से बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल डेराइव्ड या फिर प्लाज्मा डेराइव्ड जो है यहाँ पे कौन कौन से एजेंट है। तो पहला है वैसो एक्टिव एमिन्स, इसमें आपका हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। उसके बाद लिपिड प्रोडक्ट में आपका हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, लिकोट्रिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फार्माकोलॉजी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी से पूछा गया है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर काइनिन होते हैं, ये आपके सेल डेराइव्ड नहीं होते हैं, और काइनिन का एग्जांपल है ब्रेडी काइनिन और कैलिडीन। ठीक है, ये बेसिकली ऑटोकॉइड होते हैं। ऑटोकॉइड को हम लोकल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ऑटोकॉइड को जो है वो लोकल हार्मोन भी जो है वो कहा जाता है। ये जहाँ से बनते हैं वहीं पे जो है इनका हमें एक्शन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है काइनिन जो है वो आपका सेल डेराइव्ड मेडिएटर नहीं है इन्फ्लेमेशन के लिए, बाकी सब जो हैं वो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो बॉडी मास इंडेक्स का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का यहाँ पर जितना भी आपका हो गया वजन हो गया और उसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं उसके हाइट से, जो कि आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, केजी डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर बीएमआई की वैल्यू निकल के आती है 18.5 से कम, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति है उसका वजन कम है, ठीक है, वो अंडरवेट है। अगर इसकी वैल्यू है 18.5 से लेकर 25 तक तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्दी वेट है। अगर उसकी वैल्यू है 25 से लेकर 30 तक तो वो यहाँ पर ओवरवेट है। और अगर इसकी वैल्यू है 30 से ज़्यादा मतलब उसको बिल्कुल मोटापा हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है, क्वेश्चन में वैल्यू पूछा गया है कि क्लिनिकल ओबेसिटी यानी कि मोटापे में जो है कौन सी वैल्यू रहेगी। तो 30 से ऊपर वैल्यू रहेगी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 जो है अगर इसकी वैल्यू आती है तो ये आपका ओबेसिटी कहलाएगा, मोटापा कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है फार्माकोग्नोसी से। वैलिरानोन जो है ये किस में पाया जाता है, सिनकोना में, जटामासी में, ठीक है, माइरोबलम में या फिर आपका कलमेग में। ये आपका फार्माकोग्नोसी से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। फार्माकोग्नोसी से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर जटामासी होता है ये हमें राइजोम से जो है, ठीक है, इसका जो यहाँ पे पार्ट होता है राइजोम, जो इसका पार्ट होता है उसका जो है वो यूज किया जाता है। और इसका यहाँ पर बॉटनिकल नेम दिया गया नैडोस्कस जटामासी। ठीक है, नोडोस्टैक्सकस जटामासी जो इसके यहाँ पे बायोलॉजिकल इसके यहाँ पे सोर्स दिया गया है और इसकी फैमिली है वेलिरेंसी फैमिली से जो है ये आता है। और इसके यहाँ पर दिए गए हैं केमिकल, इसके केमिकल इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके अंदर जेटामानसिक एसिड हो गया, कीटोन जेटामेनोस हो गया, ठीक है, कीटोन जेटामेनसोन हो गया और नैडोस्टाकोन हो गया। ये सभी जो है वो इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो सेडेटिव, एंटीस्पेस्मोडिक, डायूरेटिक और स्टोमैचिक के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फार्माकोग्नोसी से पूछा गया है। और ये वाली जो आपकी ड्रग है वो शायद इस समय की सिलेबस में नहीं दी गई है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से पूछा गया। चैप्टर का नाम है डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी ड्रग होती हैं इनको एसेंशियल कमोडिटी में रखा गया, मतलब जहाँ पे सरकार है वो उसका जो है वो प्राइस फिक्स करती है कि जो भी आपके ड्रग्स हैं, मेडिसिन, इनका जो प्राइस है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ये प्राइस फिक्स किया जाता है इसी को सीलिंग प्राइस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सीलिंग प्राइस जो है ऐसा प्राइस होता है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए तय किया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम्स लीड्स टू, तो ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम्स की कमी से होता है, ये आपका पूछा गया है। बायोकेमिस्ट्री से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीमैन-पिक डिजीज। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपका यहाँ पर नीमैन-पिक डिजीज है ये आपका होता है स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम्स की कमी से। जो आपका यहाँ पर जैकब डिजीज है ये आपका होता है प्रायोन नाम के प्रोटीन की कमी से। उसके बाद ये आ गया क्रैब डिजीज, ये आपका होता है गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम्स की कमी से। और दिया गया गाउचर डिजीज जो कि आपका होता है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम्स की कमी से। तो इस टेबल को आपको यहाँ पर याद कर लेना, इनसे भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से।
चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से, जो कि आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। द चैनल्स इन्वॉल्विंग रिटेलर और होलसेलर, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है जिसमें कि होलसेलर और रिटेलर जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी चैनल नहीं है। प्राइमरी चैनल में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर कहें या फिर कहें कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी बीच में जो है वो यहाँ पर एक एजेंट को जो है वो यहाँ पे रखने का काम करता है। ठीक है, एक एजेंट को जो है वो यहाँ पर रखता है, उसी को हम प्राइमरी चैनल कहते हैं। तो ये आपका प्राइमरी चैनल जो है वो यहाँ पर होगा नहीं। उसके बाद ये सेकेंडरी भी नहीं होगा, तो इसको जो है वो टिपिकल चैनल कहा जाता है। नहीं कि ये जो है वो यहाँ पर चैनल हमेशा जो है इसका इस्तेमाल होता रहता है। जो भी आपके यहाँ पर ड्रग्स हैं, मेडिसिन या फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट हो गया, उसको अल्टीमेट ग्राहक तक पहुँचाने के लिए, उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए आपका मैन्युफैक्चरर हो गया, उसके बाद होलसेलर हो गया, उसके बाद आपका रिटेलर हो गया, ये सभी जो है वो यहाँ पर शामिल होते हैं, इसी को हम टिपिकल चैनल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत है, इसकी वजह से जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चैनल के बारे में आपको यहाँ बता रखा है। आपका यहाँ पर 0 लेवल का हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर 1 लेवल का, 2 लेवल का, 3 लेवल का। तो जो आपका यहाँ पर 0 लेवल का जो आपका यहाँ पर चैनल, इसमें क्या है कि दिस इज द डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल वेयर प्रोड्यूसर सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वो कोई यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है और वो क्या कर रहा है कि सीधे जो है वो यहाँ पर कस्टमर को बेच दे रहा है। इनके बीच में कोई भी जो है वो यहाँ पर मिडल मैन नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा 0 लेवल कहलाएगा। ठीक है, तो जो है ये आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल 1 दिया गया है, लेवल 2 दिया गया और लेवल 3 दिया गया है। अब इसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन, तो इसमें से कौन सा ऐसा जो कि प्लाज्मा काइनिन है। ठीक है, तो प्लाज्मा काइनिन के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल 2 प्लाज्मा काइनिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रेडिकाइनिन और कैलिडिन। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कैलिडिन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि आहार के साथ में, ठीक है, खाने के साथ में, भोजन के साथ में जो है वो एम्पिसिलिन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो है इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फूड यानी कि भोजन की मौजूदगी में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि अगर आप खाने के बाद एम्पिसिलिन को लेते हैं तो उसका सही से जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फूड जो है वो यहाँ पर इंटरफेयर करता है, दखलंदाजी करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन में। ठीक है, एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन को जो है ये कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। ये आपका पूछा गया फार्माकोलॉजी से। ठीक है, फार्माकोलॉजी से कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि यहाँ पर डायूरेसिस को प्रमोट करती है। ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाती है बाई एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या होते हैं? मिनरलोकार्टिकाइड होते हैं और इनके एक्शन को जो है वो यहाँ पर अपोज करने का काम कौन करता है? वो है स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो क्या होता है, इसके अंदर स्टेरॉयड स्ट्रक्चर पाया जाता है और केमिकली जो है ये आपका एल्डोस्टेरॉन से जो है ये मिलता जुलता है और इसकी वजह से ये एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन को जो है वो रोकने का काम करता है, उसको इनहिबिट करने का काम करता है, उसको कॉपी करके जो है उसके काम को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? स्पाइरोनोलैक्टोन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फार्माकोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हेट्रो एटम किसमें प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, हेट्रो एटम प्रेजेंट इन फिनोथाइएजिन। ठीक है, तो फिनोथाइएजिन में कौन सा हेट्रो एटम होता है? ठीक है, तो देखिए हेट्रो एटम क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम होते हैं किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में, उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हम एजा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सल्फर के लिए हम थाया वर्ड यूज करते हैं और इसके लिए जो है वो हम ऑक्सा वर्ड जो है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फिनोथाइएजिन का रिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए जहाँ भी आपको थाया वर्ड देखने को मिल जाए समझिए उसके अंदर सल्फर लगा हुआ है। जहाँ भी आपको एजा वर्ड देखने को मिल जाए समझिए कि उसके अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फिनोथाइएजिन का जो है वो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको सल्फर देखने को मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ पर नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो फिनोथाइएजिन में कौन कौन से हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमने ESIC 2019 के कंप्लीट 25 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि अगर आप ESIC फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और जो यहाँ पर एम्स का बैच चल रहा है, एम्स फार्मेसी पॉइंट नाम से, उसमें जाके आपको एनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।